सिट साहब, पाकिस्तान में तो माजी में मुकदमे आप पे कितने हुए या कब आप पाबंदे सलासल रहे, ये तारीख में सबको पता है। लेकिन आपके किसी इंटरव्यू ने भारत में काफ़ी खलबली मचाई है। यहाँ तक कि एक FIR करण थापर जो कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी उनके खिलाफ हुई, तो उसमें आपका नाम भी मेंशन किया गया और वो बेचारे बहुत मुश्किल में आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे रही है लेकिन उनके खिलाफ FIRs या मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये क्या जाहिर करता है ट्रेंड? यार आई एम शॉक्ड। पहली दफा मुझे FIR इंडिया में लॉन्च हो गई है मेरे खिलाफ। यार ये कमाल की बात है। ये भी कोई मेरा एजाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉर गिविंग हिज व्यूज ऑन इंडियन चैनल वो FIR हो गई है। इससे तो ये है कि अगली दफा हम लोग यहाँ से किसी इंडियन जर्नलिस्ट को लेंगे और वो इंडिया को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेगा तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से FIR लग जाए। मगर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। उसकी वजह ये है कि करण थापर ने मुझे बड़े सख्त सवाल पूछे थे जी। और मैंने सीधे सीधे जवाब दिए थे। तो वो जवाब उनके पास उसके जवाब नहीं थे, तो इसीलिए वो पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही वो इंटरव्यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब वहां तकलीफ बहुत हुई बिकॉज जाहिर है वो सारी दुनिया गई, दुनिया ने सुनी मेरी बातें और हम पाकिस्तान का बयानिया जो था वो बुलंद हुआ और इंडिया का जो बयानिया था वो गिरा। तो क्योंकि मैंने खरी बातें की थी। अच्छा, अब तकलीफ देखे करण ठाकुर को जाके और उनके साथ एक और बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, उनको भी उनके खिलाफ भी, और उनके खिलाफ तो काफी अरसे से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उनको तंग करती रहती है, उनको केसेस होते रहते हैं। इज अ वेरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड वेरी फाइन मैन, वेरी फाइन जर्नलिस्ट जैसे करण है। और करण ने तो बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने आके बड़ी खरी खरी बातें की और यहाँ तक के मेरे बाद करण ने हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको भी उनकी भी इंटरव्यू की थी। मोईद ने भी खरी खरी बातें की थी मगर वो मेरे ऊपर सारा बोझ आया है। मुझे बड़ा अफसोस है पूरा करण। हालांकि करण ने तो ठीक ठाक मेरी खिंचाई करने की कोशिश की थी, कोई गुंजाइश नहीं दी छोड़ी थी उसने। मगर चले अभी आई डिड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज ये अगर सिलसिला शुरू हो गया कि एक मुल्क के जर्नलिस्ट दूसरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर FIR कटनी शुरू हो जाएगी तो ये फिर कहाँ जाएगी ये बात। ये मैं समझता हूँ ये बैकफायर करेगी। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर अटैक ऑन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस सेंसरशिप और मेरा ख्याल है दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी हम जैसे लोगों को कुछ पहचानती है। आई हैव हैड 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर प्रेस फ्रीडम, तो मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू बैकफायर on Karan is a very respected international journalist and so is Siddharth. Yes, मगर ये this is typical of this fascist Indian government. ये बीजेपी की गवर्नमेंट है फैशिस्ट। अब जब हम कहते हैं फैशिस्ट तो तकलीफ तो होगी, जाहिर है। मगर ये साइन होता है जब आप कमजोर होते हैं ना या डरते हैं या खौफजदा होते हैं किसी चीज से तो आप इस किस्म की नी जर्क रिएक्शन जल्दी से कुछ करो और ताकि आइंदा कोई गलती ना कर सके। हाँ, तो इसलिए ये धमकी है एक किस्म की ऑन अदर्स। अब ये होगा क्या, इसके बाद 2 चीजें होंगी। एक तो इंडियन मीडिया वाले जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ कभी कभी कोई इंटरव्यू कर लेते हैं वो शायद कतराएंगे, कहेंगे नहीं करना है, वो पता नहीं क्या कह देंगे, फिर हम भी विल गेट इनटू ट्रबल। क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट बिल्कुल लेटा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल प्रो मोदी। 2, 3, 4, 10 लोग होंगे सारे हिंदुस्तान में जो कि खरी बातें करते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टांस लेते हैं, बाकी सारे तो लेटे हुए हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आई थिंक मैं तो समझता हूँ दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि चले जी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो मुझे भी पहचान रही है कि आई एम अपोजिंग फैशिज्म। बट बड़े अफसोस की बात है कि करण वगैरह को धर लिया उन्होंने या कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अप्लाई किया है। आई थिंक वहां से रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने जी मिला है ऑलरेडी और ये केस कहीं आगे नहीं जाएगा मगर धमकी है ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। द वायर की जानिब से जो चैलेंज किया गया है वो 152 को ही चैलेंज किया गया है जिसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मुअत्तल कर दिया था और इंडियन प्रेस क्लब की तरफ से भी और जो विमेन प्रेस क्लब है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया है कि आप मीडिया को दबाने की कोशिश करें। तो कुछ आवाजें अभी भी वहां मौजूद हैं। सच अगर हजम नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर उसका जवाब ऐसे आएगा कि कुछ भोंडे मुकदमात का इंदराज कर लिया जाएगा जिनकी बुनियाद नहीं होगी। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ा मामला गाजा का। हाँ, कहत साली बाकायदा तौर पर बयान की गई है और कहा गया है कि जो कहत है ये
मैन मेड है, इंसान का क्रिएटेड है और इसे ख़त्म किया जा सकता है फौरी इक़दाम लेकर, क्योंकि पहला फेज़ बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से शुरू किया जा चुका है गज़ा में ऑपरेशन का। लेकिन ऐसे में जो जेरूसलम पोस्ट है और द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जो इसराइल के नामवर अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि IDF की जानिब से ये बयान आया है कि हुकूमत की बका, इन शॉर्ट नेतन्याहू की बका, गज़ा पर हमले में मुनहसर है। इसके अलावा इसराइल के एक साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमास को असल में बेंयामिन नेतन्याहू ने नर्चर किया ओवर द ईयर्स। और बाइडेन इंतज़ामिया के एक ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जब जो हॉस्टेजेस थे उनकी रिहाई की बात होती थी, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से बार बार उसको सबोटाज किया गया। ये आगे पीछे यके बाद दीगरे 3 खबरें ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि इन हाउस, यानी घर के अंदर से बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बात शुरू हो गई है। इसका इशारा आप अपने एनालिसिस में पहले भी दे चुके हैं। सो किधर जा रही है बात अब इसके बाद? बिल्कुल जी, मैं इसके बारे में कह चुका हूं कि रेजिस्टेंस इंटरनेशनल तो आ रही है, मगर इंक्रीजिंगली आगे डोमेस्टिक से भी आएगी। और इसका इशारा पहले मैंने किया था कि 17 एक्स हाई पीपल, कैबिनेट मेंबर्स या फौज के लोग ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने एतराज किया है ऑन नेतन्याहू's एंटी पैलेस्टाइन पॉलिसीज, और समझाने की कोशिश की है कि बस करो, ये जो तुम कर रहे हो, ये इसके साथ इजराइल की जो पोजीशन है वो कमजोर हो रही है, स्ट्रांग नहीं हो रही। तो वो तो रेजिस्टेंस है वहाँ, और जो ऑपोजिशन है वो तो खैर वैसे कर ही रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है। अब वो देख रहे हैं सितंबर के अंदर जब जनरल असेंबली सेशन होगा तो कंट्रीज लाइक फ्रांस, कनाडा, इन लोगों ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी हम वी आर गोइंग टू एंड अप रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन अगर आप बंद नहीं करेंगे। और वो बंद क्या कर रहा है, वो तो और बढ़ रहा है, वो सीज फायर की तरफ से जा ही नहीं रहा। वो तो अब अपनी फौज, रिजर्विस्ट, उसने 60,000 रिजर्विस्ट कॉल कर लिए, और वो तो पूरा गाजा को टेक ओवर करने लगा है। और वहां 1 मिलियन के करीब 8 लाख से 10 लाख पैलेस्टीनियंस को पुश करके आउट ऑफ गाजा उनको ऊपर भेजना चाह रहा है। तो मतलब है कि वो तो इट्स टेरेबल। अभी लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 37 से 40% जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो बच्चे मारे गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल। ये तो जेनोसाइड है ना, तो इससे कम तो ये बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो लफ्ज है ना जेनोसाइड, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था फॉर ट्राइबल एलिमिनेशंस कैंपेन्स इन अफ्रीका एंड एल्सवेयर। और यहूदियों ने अपने बारे में ये कहा था कि हिटलर ने जेनोसाइड कमिट की थी। अब सारी दुनिया जो है ना वो कह रही है इजराइल जेनोसाइड कर रहा है जी। तो ये एक बड़ी नई डेवलपमेंट है। अब बच्चे को इस लफ्ज की समझ आ गई जेनोसाइड का मतलब क्या है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ये इजराइल के गले पड़ रही है ये बात। और अब ये जो इजराइल नया करने लगा है, नए कदम उठाने लगा है, ये इसके ऊपर काफी बैकफायरिंग भी होगी। और मैं समझता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेतन्याहू के खिलाफ पड़ जाएगी।